संजय, अब तक हमने बहुत बातें की कि भाई कौन कितनी सीट लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, अभी तो उसी में ही घमासान मचा हुआ था। लेकिन अब दरअसल जब सब कुछ सेटल हो गया है, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, तमाम चीजें, वादे इरादे भी सामने आ गए, सबसे बड़ा मुद्दा जो महाराष्ट्र चुनाव में हार और जीत को तय करेगा, क्या वो कॉन्क्रिटाइज्ड होता दिख रहा है? उसका खाका खिंचता दिख रहा है आपको? नहीं संदीप, मुझे नहीं लगता कि पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कहें कि सबसे बड़ा मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में यही होने वाला है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुद्दे होंगे। कुछ इलाके हैं जहां पर आपको किसान का मुद्दा ज़्यादा हावी दिखाई पड़ेगा। तो अगर अर्बन इलाकों को देखें, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों को देखें, तो ये जो बार बार चर्चा होती है कि भाई कैसे मुंबई के व्यापार पे और जो तमाम चीज़ों पर एक तरह से जो मुंबई में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उस पर जो मुंबई में होने चाहिए थे वो गुजरात चले गए, या गुजरातियों का एक प्रभाव है, उसकी भी बहुत चर्चा हो रही है। कुछ इलाके हैं जहां पर आप आरक्षण की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उनका प्रभाव चलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये कहा जा सकता है। आप यूं कहें तो कहें बेरोजगारी का मुद्दा तो पूरे महाराष्ट्र में आपको एक स्वर में सुनाई पड़ेगा कि बेरोजगारी तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा नहीं है जो, और उससे आरक्षण जुड़ जाता है क्या? क्योंकि आरक्षण पर सबसे ज्यादा बयानबाजी हो रही है। बयानबाजी हो रही है आरक्षण पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरक्षण का मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में उस तरह से चलेगा जैसा कि हाल ही में लोकसभा के चुनाव में आपको लगभग यूपी में देखने को मिला। उस तरह का पैरेलल्स ड्रॉ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में आपको आरक्षण का मुद्दा दिखाई पड़ेगा, लेकिन अलग एक मुझे लगता है मुद्दा, अगर कहूं कि कटिंग अक्रॉस रीजन्स, अलग अलग इलाकों में मराठी अस्मिता वो बड़ा मुद्दा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बड़ा मुद्दा है इस तरह का कि लोग उसी पे वोट देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इलेक्शन को लोकलाइज बना के रखेगा। आप कह रहे हैं आरक्षण पर पहले अभी टिके रहते हैं का सवाल है। आरक्षण पर संजय आप कह रहे हैं जैसे लोकसभा में ये मुद्दा बनाया, उत्तर प्रदेश में बना था, वैसे मुद्दा बनता नहीं दिख रहा है। पर जो इतनी हाई पिच्ड जो रेटरिक दिया जा रहा है, अब अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा ये तो मुसलमानों का ये 50% आरक्षण की लक्ष्मण रेखा तोड़ने की जो बात कर रही है महाविकास अघाड़ी, ये मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अब इंडिया वाले कह रहे हैं कि भैया धर्म के आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता, ये कोरी अफवाह फैलाई जा रही है, झूठ बोला जा रहा है। तो इसमें जो इतना निवेश किया जा रहा है उसके मायने क्या निकालते हैं? देखिए, उसका मायना सीधा सीधा साफ है कि अगर आप महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बात करें तो लगभग उनका ज़्यादा बड़ा जनाधार किनके बीच में है कंपैरेटिवली? दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में और ओबीसी के बीच में ज़्यादा। इन समुदाय के बीच में थोड़ा उनका प्रभाव दूसरे समुदाय से ज़्यादा दिखाई पड़ता है, खासकर अगर हम अपर कास्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर आप कहेंगे हम आरक्षण बढ़ाएंगे तो बार बार उसका जिक्र आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक कैप लगा रखा है 50% का। आप ध्यान दें संदीप, बार बार राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हैं कि 50% का जो पैमाना, जो कैप है, हम उसे तोड़ेंगे। वो तो केंद्र सरकार ने तोड़ दिया। देने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उन्हें 10% आरक्षण दे दिया। वो कैप तो, वो लक्ष्मण रेखा तो टूट चुकी है। नहीं टूट चुकी है, लेकिन जैसे इकोनॉमिकली, जब आप देखें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन के मायने क्या हैं। जब भी हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो हमारे मन में क्या होती है और हम चर्चा किस पर करते हैं? ओबीसी दलित आदिवासी, ओबीसी दलित आदिवासी। वो तो एक बहुत ऐसा छोटा सा उसका एक हिस्सा है जिस पे कोई फोकस नहीं होता, कि इस पे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती। तो संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम 50% जो कैप है उसको तोड़ेंगे, दलितों, आदिवासी और ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाएंगे, उनके जनसंख्या के हिसाब से करेंगे। जो कर पाना संभव है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन एक कमिटमेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम इसके लिए कमिटेड हैं, और यही संदेश दिया जा रहा है। उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने कहा कि एक संदेश कि भाई वो मुसलमानों को भी आरक्षण देंगे, जिसका वो बार बार खंडन कर रहे हैं कि भाई धर्म के आधार पर होता नहीं है। तो एक पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के घटक ये चाहते हैं कि इसको एक सेंट्रल मुद्दा बनाया जाए, इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाए। और इसके पीछे एक वजह भी है दर्शकों, उसका कारण मैं आपको बता दूं।
अगर हम महाविकास अघाड़ी और महायुति के वोट प्रतिशत जो लगभग बराबर था 0.4% सिर्फ मामूली सी बढ़त थी महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को, उसमें दलितों का 46% वोट गया महाविकास अघाड़ी के पास और 35% ही गया महायुति यानी कि एनडीए के पास। आदिवासी 55% गया इंडिया वालों के पास, 35% ही गया एनडीए के पास, और मुसलमान 74% गया महाविकास अघाड़ी के पास, 12% ही गया महायुति के पास। तो ऐसे में प्रोफेसर बद्री नारायण, ये दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को रिपीट करने की भी कोशिश कर रहा है इंडिया कि भाई मराठा, दलित और मुसलमान ये हमारी तरफ लामबंद हो जाए, और किसी कीमत पर ऐसा ना हो, ये पुरजोर कोशिश करता दिख रहा है एनडीए। खेल यहां पर है क्या? हाँ संदीप जी, जो पिछले चुनाव पार्लियामेंट्री इलेक्शन और इसके बीच में बहुत फर्क आया है, और वो फर्क जो है 2-3 चीजों में है। एक तो रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड जो डेंजर की पॉलिटिक्स थी वो वीकेन हुई है, इंटेंसिटी उसकी कमजोर हुई है। दूसरी बात जो हुई है, कहां से संकेत कहां से मिले कि उसकी इंटेंसिटी कम हुई? मेरे संकेत हैं, मेरे अपने अध्ययन हैं। हाँ, तो प्लीज थोड़ा सा शेयर कीजिए ना, हमसे भी साझा कीजिए। जी, जो पिछली बार आपने कहा कि हरियाणा नहीं, जो मेरे फील्ड वर्क, मेरे जो इंटरव्यूज, लोगों से बातचीत, हम लोग वहां पर एक परियोजना भी कर रहे हैं, उसकी जो समझदारी है उससे ये लगता है कि वो इंटेंसिटी उसकी कम हुई है। दूसरी बात है कि इस 3 महीने में जो महायुति सरकार ने बहुत सारे पॉपुलर लोकप्रिय योजनाएं चालू की हैं। एक लाडली बहन की आपने चर्चा की, बॉम्बे के आसपास का टोल टैक्स हटा देना, इन सब से मिडिल क्लास में खुश, और बहुत जगह को लोकलाइज, बहुत नहीं, ये बात तो शरद पवार भी मान रहे हैं, पर साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि महंगाई ऐसी हो गई है, बेरोजगारी की इतनी मार है कि लाडली बहना का लाड़की बहना का योजना का जो फायदा भी है वो बराबर ही नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। संदीप जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो फर्क आया है, ये फर्क आया है, और ये जो हमारा महाविकास अघाड़ी है वो अभी भी सिंपैथी पर ज्यादा टिका हुआ है। सिंपैथी पे जो परिवार तोड़ना, पार्टी तोड़ने के कारण एक परसेप्शनल सिंपैथी बनी हुई है, उस पर उनको ज्यादा विश्वास है, शायद वो काम भी करे। तो मुझे लगता है कि पुराने हथियार से, 3 महीने पहले के हथियार से आज के चुनाव को लड़ना मुश्किल है, क्योंकि आज स्थितियां बदल गई हैं, और जो जिस तरह से स्थितियां बदल गई हैं या बदलने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, बीजेपी यूं ही कह रही है। ये रोज बरोज ये नारा दिया जा रहा है हिंदू हिंदू ही बनकर वोट करे, इसकी कोशिश ही तो है ये कि कहीं 2024 वाला काम ना हो जाए लोकसभा का। हाँ, वो भी है, और एक बात ये है संदीप जी कि ये जो परिवर्तन है, एक साइलेंट वोटर्स, जिसको कि हरियाणा में हम लोगों ने कहा था चुनाव के 15 दिन पहले, मैंने लिख के कहा था, एक साइलेंट वोटर जो बेनिफिशियरीज हैं वो साइलेंट वोटर में तब्दील हो जाते हैं, वो बोलते कम हैं, और वो हमारा जो भी सुनने वाला जाता है, मीडिया वाला, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो बोलने वाले को सुनता है। मेरा मानना है कि इधर एक शिफ्ट आया है, बीजेपी का ये जो बेनिफिशियरी वोटर है, जो मोस्टली दलित मार्जिनल कम्युनिटी का है, इवन महार्स का भी एक सेक्शन है, वो साइलेंट हुआ है, वो साइलेंट वोटर है, और वो इस इलेक्शन को टिल्ट दे सकता है। तो जो आप, और ये बात हमने पहले भी कही है, एक सेकंड प्रोफेसर बद्री नारायण, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।